गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आ जाओ सारे बच्चे, श्रेष्ठ, राहुल, आकांक्षा, श्रुति, गौतम, अनीश, गुड आफ्टरनून। आ जाइए। हम लोग लास्ट क्लास ये पेपर कर रहे थे, मॉक टेस्ट पेपर गिवन बाय ICMAI, और सेक्शन सी में हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, 1 LAQ हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इससे आगे चलेंगे और इस पेपर को सॉल्व करके कंप्लीट करेंगे। एवरीवन रेडी? एवरीवन रेडी? आ जाइए फटाफट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइनल अकाउंट्स के ऊपर क्वेश्चन था। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर करेंगे। कल मैंने स्ट्रैटेजी भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप अपने पेपर को सॉल्व करोगे एग्जाम में, जहां पर हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर A, B और D को करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर C पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर C में भी हमने डिस्कस किया कि पहले हम लोग एक बार ऑल 6 क्वेश्चंस देखकर कहां से वो क्वेश्चन आया है वो लिख लेंगे, सो दैट वी कैन डिसाइड हम लोग को कौन सा पहले करना है, कौन से बाद में करना और कौन सा चॉइस में छोड़ने का है। ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास। चलिए सर, स्टार्ट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन C। ये चारों क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स के ही थे। अब मैं एक एक करके चेक करूंगा क्या क्या पूछा है, क्या क्या पूछा है, और उसको मैं एक जगह राइट डाउन करूंगा। क्वेश्चन 2 A पार्ट क्या पूछा है? A पार्ट में पूछा है परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में कितना आएगा? परचेजेस, सेल्स। नंबर बी में मेरे को पूछा है नेट प्रॉफिट कितना आएगा? नंबर सी में मेरे को पूछा है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस कितना आएगा? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। एंड नंबर डी ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर डी ग्रॉस प्रॉफिट। ये देख के मेरे को पता है क्या समझ में आया है? मेरे को यह समझ में आया, मेरे को ट्रेडिंग पीएल अच्छे से बनाना होगा। बैलेंस शीट फुल फ्लेजेड बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे को कैपिटल वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है। बट ट्रेडिंग पीएल मेरे को फुल फ्लेजेड बनाना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना लेता हूं। हम लोगों को अभी तो सब सॉल्व करना है, इसीलिए मैं क्वेश्चन बिना पढ़े स्टार्ट कर रहा हूं। एग्जाम में आप जरूर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करोगे, सो दैट आप समझ सको मेरे को ये अटेंड करना है या नहीं करना है। अभी तो क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ूं ना पढ़ूं मेरे को तो करना सारा है। एग्जाम में आप हमेशा पहले पढ़ लोगे क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं, उसके बाद आप क्वेश्चन चालू करोगे। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर मैं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट प्रॉपरली बना लेता हूं और यहां पर मैं अपने कैपिटल के बारे में लिख लेता हूं, ओपनिंग कैपिटल और इंट्रोडक्शन, ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट करके मैं कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। एग्जाम में हमेशा एक बार आपको क्वेश्चन को गो थ्रू करना है। कब गो थ्रू करोगे? जब आपको ये क्वेश्चन बनाने आना है तब। पहले पढ़ने का जरूरत नहीं है हर क्वेश्चन। पहले तो आप हमेशा क्वेश्चन को देख लिए कि टोटल कितने क्वेश्चंस हमको करने हैं 6 में से। ये 6 क्वेश्चन आपके पास है, इसमें से आपने डिसाइड किया यार रेक्टिफिकेशन, इंश्योरेंस क्लेम हम कर सकते हैं, अब जाके उनको पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स हम कर सकते हैं, तब जाके उनको पढ़ो। पहली बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ने मत जाना, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड उसका कोई फायदा नहीं होगा।
पहले खाली मैंने जचा लिया क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसके बाद मैं जचाऊंगा मेरे को कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। अगर फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आपको लगे नहीं होगा हमसे, इसको छोड़ दीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में चले जाइएगा। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, हम लोग कैसे करते थे सर, पहले आप एडजस्टमेंट्स पढ़ते थे, एडजस्टमेंट जिनसे रिलेटेड है उनको मार्क कर लेते थे। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स और स्टेशनरी, स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी कंज्यूम निकल जाएगा। डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग ऑफिस इक्विपमेंट फर्नीचर फिक्सचर। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए पे किया तो यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ आएगा। फर्दर बैड डेट राइट ऑफ करना है और 5% का प्रोविजन बनाना है, फिर 2% का डिस्काउंट का प्रोविजन। 12,500 का गुड्स फ्री सैंपल के लिए यूज कर लिया। 25,000 का गुड्स हमने अप्रूवल में भेजा, 40,000 में रिकॉर्ड कर लिया एक्चुअल सेल्स, बट अभी तक अप्रूवल आया नहीं है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 महीने का है। इन्वेस्टमेंट मेड एट 7.5% पर एनम ऑन फर्स्ट में, ये आपको डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। एक भी टफ नहीं था, मेरे को एक भी ऐसा नहीं लगा जो आप नहीं कर सकते हैं। मेरे को लगता है मैं आपको समझता हूं, और इसमें से एक भी एडजस्टमेंट मेरे को ऐसा नहीं लगता आप नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है डेट्स पर और प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना है, ठीक है सर। चलिए एकदम शुरू से चलते हैं। सबसे पहले सर दिया है ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में, 2 ओपनिंग स्टॉक। मैंने कल आपको एक बात बोली थी, वर्किंग्स हमेशा अच्छे से बनाना, ऐसा मान के कि ये सब्जेक्टिव पेपर ही है, सब्जेक्टिव पेपर ही है, अच्छे से वर्किंग बनाना। वर्किंग अच्छे से बनाओगे तो आंसर्स भी अच्छे से बैठा पाओगे, और तुम्हारी पेपर भी सामने वाले के पास जाएगी तो वो देख पाएगा ओके इस बच्चे ने अच्छे से किया है। अब वर्किंग में पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपका वर्किंग्स क्लीन होना चाहिए, फॉर्मेट्स नहीं चाहिए। परचेज सेल, 2 परचेजेस 2850, बाई सेल्स 4625। अब परचेज सेल से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स थे। पहले देखो तो रिटर्न्स दिया हुआ है, रिटर्न्स परचेज के नीचे ही रिटर्न्स दिया हुआ है, तो परचेज से लेस कर दूंगा परचेज रिटर्न, सेल्स से रेट्स कर दूंगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। मैंने रिटर्न्स माइनस कर दिया, परचेज से परचेज रिटर्न, सेल से सेल्स रिटर्न। डन है बात, आगे आगे। ये तो श्रुति चैलेंज है, पेपर में आता था तो आप हर चीज टिक कर लेते थे, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। यहां ये चैलेंज रहेगा, आपको इसको थोड़ा बियर करते हुए चलना पड़ेगा, थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है ना। डन। परचेज से नीचे रिलेटेड एडजस्टमेंट्स थे। पहला एडजस्टमेंट नंबर F, गुड्स कॉस्टिंग 12,500 गिवन एज फ्री सैंपल टू कस्टमर, फ्री सैंपल की तरह बांटा है तो परचेज से लेस कर दूं, लेस फ्री सैंपल, फ्री सैंपल 12,500। ये फ्री सैंपल बताओ क्या सर, ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट पीएल में आ जाएगा, टू एडवर्टीजमेंट 12,500 मेरा F नंबर पॉइंट हो गया, F नंबर पॉइंट हो गया। कुछ गुड्स हमने कस्टमर को सेल किए हैं, 25,000 के गुड्स 40 ऑन अप्रूवल बेसिस, बट अभी तक उनका अप्रूवल नहीं आया तो सेल से लेस करो, लेस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, सेंट ऑन अप्रूवल। अभी तक पेंडिंग है इंटीमेशन, अभी तक इंटीमेशन आया नहीं। और ये गुड्स क्योंकि हमारे गुड्स है, हम उनको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे एट कॉस्ट। बाई गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर 25,000 हमने सेल से लेस कर दिया, डेटर से भी लेस कर देंगे, और हमने इसको अलग से दिखा दिया गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर। मैं यहां डेटर से लेस कर देता हूं, डेटर्स लेस सेल्स ऑन अप्रूवल 40,000। हमने माल भेजा, सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया, बट अभी तक वो अप्रूव नहीं किया, तो पहले सेल को रिवर्स करो, पहले किया था डेटर टू सेल, अब करो सेल टू डेटर। बट ये गुड्स हमारा गुड्स है तो हमारे स्टॉक में हमें लेना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया बाई गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर, गुड्स विथ कस्टमर। सेल्स परचेज का काम खत्म हो गया। मैं तो हमेशा बोलूंगा हड़बड़ी मत करो, बट अगर कोई चाहता है तो परचेज सेल का आंसर अभी लिख सकता है। मैं बोलूंगा हड़बड़ी मत करो, लास्ट में करेंगे सब एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेज इनवर्ट 24, कैरेज आउटवर्ड 33, टू कैरेज इनवर्ट।
कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आएगा 24, टू कैरेज आउटवर्ड 33। नेक्स्ट, वेजेस 1,25,000, टू वेजेस 1,25,000, salaries 352, टू salaries 352, प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,500। अब इस स्टेशनरी में कुछ बोला था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बचा हुआ है, कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बचा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कुछ नहीं दिया हुआ है, बट बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कुछ बचा हुआ है। नीचे कितना बोला था 1500। हमने स्टेशनरी का खर्चा किया 6,500, बट उसमें से 1,500 अभी भी हमारे पास पड़ा है, तो मैं लिखूंगा टू प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,500 लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,500। 5,000 का स्टेशनरी हमने यूज किया, 5,000 का स्टेशनरी यूज किया। अगर बैलेंस शीट बनाता तो ये एसेट साइड में चला जाता, अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो ये एसेट साइड में चला जाता। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ प्रीपेड था शायद, क्योंकि जून में पेमेंट किया था 15,000 लेस प्रीपेड। कोई बच्चा मेरे को प्रीपेड इंश्योरेंस की वैल्यू निकाल कर देगा? हमने पेमेंट किया है 1 जुलाई को फॉर 1 ईयर, यानी 1 जुलाई 20 तक के लिए। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है 31 मार्च 20। तो कितने महीने का एडवांस, कितने महीने का एडवांस? सर अप्रैल मई जून 3 महीने का एडवांस। 15,000 इंटू 3/12, 15,000 इंटू 3/12। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड। 11,250, 11,250। थोड़ी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगा। 11,250 3 मंथ्स का एडवांस है, 3 मंथ्स। 1 जुलाई को पेमेंट किया तो नेक्स्ट ईयर 1 जुलाई तक। मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो अप्रैल मई जून 3 महीने का प्रीपेड। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद रिपेयर्स 11,000, टू रिपेयर्स 11,000। डिस्काउंट अलाउड को हम लोग बाद में लेंगे। क्यों बाद में लेंगे? वो डेटर वगैरह का चक्कर है ना, बाद में कर लेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड 15,500, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 15,500। ठीक है, बैड डेट बाद में कर लेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट बाद में कर लेंगे। डिस्काउंट, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट बाद में देखेंगे। एडवर्टीजमेंट 38,000, एडवर्टीजमेंट 12,500 हमने दिखा दिया। चलो टू एडवर्टीजमेंट एक बार और दिखा देता हूं, 38,000। आप चाहो तो उससे ऐड करके भी दिखा सकते हो, ऐड करके 38 प्लस 12,500 दोनों ऐड होके आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 42। नीचे इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बोला था, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। इन्वेस्टमेंट हमने किया है 7.5% पर एनम के हिसाब से ऑन 1 मई 2019। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। मेरे को कोई बच्चा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम अच्छे से निकाल के दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से निकाल कर दो। बैलेंस शीट बनाना नहीं है, अक्रूड इंटरेस्ट अगर हुआ भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे को यहां पर इंटरेस्ट का इनकम निकाल के दो। 8 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया था, 8 लाख रुपया कब इन्वेस्ट किया था? हमने इन्वेस्ट किया था 1 मई को, 1 मई को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.5%। तो बताओ कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? शुभम आप कर सकते हो, बट क्या है ना, इस चीज के कारण ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर देना, ठीक है? आप अगर बना सकते हो फटाफट तो बना लेना। वेरी गुड गौतम। 8 लाख इंटू 7.5% इंटू 11/12, 11 महीने के लिए था 55,000। 8 लाख इंटू 7.5% इंटू 11/12, 55,000। 55 में 42 मिल गया तो 13,000 अक्रूड बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट हमको बनाना नहीं है, बनाना होता तो मैं डाल देता। बैलेंस शीट में चला जाएगा 13,000। तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, काम खत्म।
ड्रॉइंग्स 2,10,000, ड्रॉइंग्स का क्या करोगे सर? कैपिटल से लेस करेंगे, कैपिटल से लेस, कैपिटल से लेस, 2,10,000। फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, लैंड, बिल्डिंग, तीनों का डेप्रिसिएशन निकाल के मेरे को बताओ। डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10, 15 और 10। मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन बताओ, टू डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन बताओ। लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंड पे 10, ऑफिस इक्विपमेंट पे 15, फर्नीचर पे 10। मेरे को टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए। ये थोड़े कैलकुलेशन क्या हो गए, फास्ट कर सकते हो आप, कैलकुलेटर पे कर सकते हो, इसके लिए लिखना जरूरी नहीं है। अगर एग्जाम कॉपी पेन पर होता तो इसका भी वर्किंग नोट बनाना होता, मैं इसका वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा, ये मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। वेरी गुड। 221750, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ फिगर्स पुट कर दिए, मल्टीप्लाई करके पुट कर दिया। 221750, 221750। डेटर 690, क्रेडिटर मेरे को नहीं चाहिए, वो बैलेंस शीट में आता है, मेरे काम का नहीं है। स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 35। ओपनिंग कैपिटल 31,05,000, 31,05,000। कैश और बैंक मेरे को नहीं चाहिए, कैश और बैंक मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, वो बैलेंस शीट में आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं। तो क्रेडिटर, कैश, बैंक मेरे काम का नहीं है, अभी नहीं है। नीचे क्लोजिंग स्टॉक 185, बाई क्लोजिंग स्टॉक 185, बैलेंस शीट में जाएगा बट मेरे काम का नहीं है। सब कुछ हो गया, आपको सिर्फ पॉइंट नंबर डी और ई, ओके, सैलरीज में था रे, सैलरीज में बोला था आउटस्टैंडिंग सैलरी वेयर फॉर 1 मंथ, हमारा सैलरी का एडजस्टमेंट छूट गया। सैलरी में था आउटस्टैंडिंग सैलरीज वेयर फॉर 1 मंथ, तो मेरे को सैलरीज अच्छे से बताओ। एक महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग था, ऊपर 3,52,000 दिया हुआ है, 352, तो वो 11 मंथ का सैलरी हो गया, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 12, डिवाइडेड बाई 11 इंटू 12, मेरा सैलरी होगा 384। एक महीने का आउटस्टैंडिंग सैलरी था, हमसे छूट गया था पॉइंट नंबर एच। कुछ हो ही सकता है याद नहीं रहे, क्यों याद नहीं रहेगा सर? अरे मेरे को टिक करने का जगह नहीं है ना, टिक करने का होता तो मैं टिक कर देता, मेरे को याद रहता ये सब हो गया है, ये मेरे को याद नहीं रहा। 384, प्लीज इसको ठीक कर लो, सैलरीज 384। अब मेरे को ना आराम से पीबीडीडी, डिस्काउंट, बैड डेट के बारे में बात करना है। मेरे को बोला राइट ऑफ फर्दर बैड डेट 5,000, फर्दर बैड डेट राइट ऑफ करता हूं, लेस बैड डेट, फर्दर बैड डेट 5,000, तो ये हो गया 690 माइनस 40,000 माइनस 5,000, 645। अब इसके ऊपर 5% पीबीडीडी, लेस पीबीडीडी 5%, 5% इंटू 5%, 32,250, 612,750, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, 2% इंटू 2%, 12,255, 12,255, 600,495। अगर डेटर का बैलेंस पूछता तो ये आंसर आ जाता, 600,495। श्रेष्ठ मैंने उसको अलग से दिखा दिया है, गुड्स विद कस्टमर, आप ऐड करके भी दिखा सकते हो। मैंने अलग से ऑलरेडी गुड्स विद कस्टमर दिखा दिया 25, आप चाहो तो क्लोजिंग स्टॉक से ऐड करके दिखा दो, एक ही बात है। तो मेरा पीबीडीडी आ गया 32,250, मेरा पीएफडी आ गया 12,255। तो पीबीडीडी चार्ज टू पीएल, पीएल में कितना चार्ज करेंगे? फॉर्मूला सिखाया था, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन कितना दिया हुआ है 35,000, माइनस बैड डेट, बैड डेट ऊपर 28 और नीचे 5, 33,
माइनस बैड डेट 33 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस बैड डेट, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस बैड डेट 3250। डिस्काउंट का पहले से कोई प्रोविजन नहीं था तो उसका तो नया प्रोविजन बना लेंगे और डिस्काउंट अलाउड को खर्चा दिखा देंगे 3250। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2 पीबीडीडी 3250। अब बैड डेट अलग से दिखाएंगे नहीं। डिस्काउंट अलाउड लास्ट ईयर का 30,500, इसका कोई प्रोविजन नहीं था। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 12255, नया प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 12255। मेरा बैड डेट का नेट प्रोविजन आ गया 30,250, फिर डिस्काउंट का खर्चा आ गया 30,500 और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया 12255। सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से डिस्काउंट को क्यों नहीं नेट किए? ये नया प्रोविजन है, पहले से कोई प्रोविजन बना ही नहीं था तो उसको तो खर्चा दिखा दो और नया प्रोविजन क्रिएट कर लो। तो तीनों चीज आ गया मेरे पीएल में, दिस कंप्लीट्स माई क्वेश्चन। सब कुछ हो गया, कुछ नहीं छूटा। दिस कंप्लीट्स माई क्वेश्चन। अब चलो एक एक करके परचेज का फिगर कैलकुलेट करो, 2,50,000। सेल्स का फिगर कैलकुलेट करो, तो अब मेरा जीपी आ जाएगा, जीपी 2 जीपी कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, 2 63,500, जीपी 63,500। परचेज 2,85,000 है ना? ओहो, परचेज का फिगर मैंने गलत ले लिया, सॉरी, मैंने एक जीरो कम बेसी कर दिया। परचेज का फिगर मैंने गलत ले लिया, सॉरी, वो 2850 है, मैंने 285 ले लिया, ये आएगा 2815। परचेज और सेल में मेरा एक जीरो छूट गया, 4550। गौतम आंसर चेंज नहीं करना चाहिए, मैं भी इंसान हूं, मेरे से गलती हो सकती है, हमेशा चेक किया करो। तुमने पहले सही किया था। नेट प्रॉफिट आ रहा है 906,995, 906,995। जीपी आ रहा है 16,61,16,61। नेट प्रॉफिट आ रहा है 906,995।
कैपिटल का बैलेंस निकालो, ऐड कर दो ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 906995। 38,01995, 38,01995। दिस कंप्लीट्स माई क्वेश्चन। आप आंसर पुट कर दो, आंसर ऊपर लिख लो और फटाफट पुट कर दो, एक एक आंसर पुट कर दो। दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। द क्वेश्चन वॉज इजी, इजी करने लायक क्वेश्चन था। 12 मार्क में वो और क्या देगा आपको, थोड़ी ऐसा कोई पहाड़ खड़ा करके दे देगा। द क्वेश्चंस वुड बी इजी बिकॉज मार्किंग वैसा ही है। परचेज एंड सेल्स अच्छे से लिख सकता हूं मैं, यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा, परचेजेस इक्वल टू, परचेजेस इक्वल टू कितना था, 28,15,000, 28,15,000। सेल्स इक्वल टू 45,50,000, 45,50,000। परचेज और सेल्स पुट कर दिया, 2815, 4550। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट 906995, 906995। सेव एंड नेक्स्ट। कैपिटल का बैलेंस 38,01995, 38,01995। लास्ट ग्रॉस प्रॉफिट 1661, 1661। This completes my question number 2. Question number 2. मैंने सारे आंसर लिख दिए, आपने भी लिख दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 पूरा का पूरा पार्टनरशिप पे है, हमने ऊपर लिखा था शायद। ये 3 पूरा का पूरा पार्टनरशिप के ऊपर है, पार्टनरशिप के ऊपर। एक ही क्वेश्चन है सिर्फ, पूरा का पूरा पार्टनरशिप। ये सारे टाइप के, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं, पता है क्यों? तुमको 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक करके आंसर निकाल के खाली 5 पुट करना है, ठीक है? अगर आपको आता है तो आप जरूर अटेंड करेंगे। मैं अब 5 क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। मैं इसको तो बनाऊंगा ही, क्योंकि मेरे को तो सब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैंक अकाउंट, टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैंक अकाउंट। दूसरा क्वेश्चन, फर्म सेटल द फाइनल अमाउंट विथ पार्टनर ए, सेटलमेंट विथ पार्टनर ए। पार्टनर ए को कितना रुपया दिया और कैसे? नंबर 3, शेयर और प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। शेयर ऑफ पूछा है, शेयर ऑफ, तो तीनों पार्टनर का शेयर बता देंगे हम लोग। नेक्स्ट, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। टोटल ऑफ बोथ मतलब गौतम डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है? विदाउट बैलेंसिंग, विदाउट बैलेंसिंग मतलब नॉर्मल टोटल, बैलेंस करने से पहले दोनों साइड का टोटल क्या है। ओ वैसे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है तो लास्ट में तो पूरा बैलेंस हो ही जाएगा। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है बच्चा कि सर टोटल ऑफ बोथ साइड का क्या काम है, छोड़ो ना। रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स बाय सी।
सन्ड्री एसेट्स बाई सी, सी कितना रियलाइज किया। 5 क्वेश्चन पूछा है मेरे से, 5 क्वेश्चंस। रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, ए अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट बना लो, कैश अकाउंट बना लो, 3 अकाउंट बना लो जैसे डिसोल्यूशन में हम लोग बनाते थे। पढ़ता हूं एक बार क्वेश्चन, फिर हम लोग वो 3 अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश। ABC were partners in a firm sharing profits losses in the ratio 3:1:1 agreed upon dissolution of their partnership. They decided to take over certain asset liability and continue business separately. Balance sheet on dissolution was, बैलेंस शीट दे दिया आपको, बैलेंस शीट बिल्कुल नॉर्मल है, डेटर के साथ बैड डेट का प्रोविजन है, दोनों अलग अलग क्लोज करना। गुडविल इग्नोर कीजिए। ए इज टू टेक ओवर ऑल द फिक्सचर एट 800, ए फिक्सचर सेल करेगा 800 में, टेक ओवर करेगा 800 में सारा। डेटर्स अमाउंटिंग टू 20,000 एट 17,200, द क्रेडिटर ऑफ 6,000 टू बी अज्यूम्ड बाई ए एट दैट फिगर। कुछ एसेट और लाइबिलिटी ए लेके जा रहा है, बी सारा स्टॉक लेके जाएगा 7,000 एंड सर्टेन सन्ड्री एसेट्स एट 7,200 बीइंग बुक वैल्यू लेस 10%। 7,200 में एसेट लेकर जाएगा, ये 7,200 टेक ओवर वैल्यू है। टेक ओवर वैल्यू कैसे निकला, बुक वैल्यू माइनस 10%, यानी ये 90% है। सी टेक्स ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 100 अलाउंसेस एंड assumes responsibility for discharge of loan together with accrued interest of 30 which had not been recorded in the books. The expenses on dissolution were 270. The remaining debtors were sold to a debt collecting agency at 50% of book value. ठीक है, ये क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। इफ आई रिमेंबर प्रॉपरली, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मेरे को लगता है ये क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएगा। चलो एक एक करके। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट एक ही चीज है, कैश या बैंक अकाउंट। ओके, सॉल्व किए हम लोग एमटीपी में प्रैक्टिस सेशन में। ओके चलो फटाफट, एसेट क्लोज करो, लाइबिलिटीज क्लोज करो, कैपिटल और कैश का बैलेंस बैठाओ। लाइबिलिटी जर्नल एंट्री, क्रेडिटर टू रियलाइजेशन, तो बाई क्रेडिटर 6,000। लोन क्लोज करूंगा, बाई लोन 1,500। लाइबिलिटीज क्लोज कर रहा हूं, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस 27,500, 10,000, 7,000। एसेट क्लोज करना है, बैंक का बैलेंस 3,200, टू बैलेंस बीडी 3,200। सन्ड्री एसेट क्लोज करता हूं, टू सन्ड्री एसेट्स 17,000। टू डेटर 24,200 बाई पीबीडीडी 1,200। टू स्टॉक 7,800। टू फर्नीचर 1,000। एसेट क्लोज कर दिया, लाइबिलिटी क्लोज कर दिया। हम लोग एकदम सीक्वेंस में पढ़ते थे, एसेट क्लोज करो, लाइबिलिटीज क्लोज करो। अब एक एक एसेट सेल होगा, लाइबिलिटी पे ऑफ होगा। पढ़ते हैं शुरू से। ए फिक्सचर लेके चला गया तो ए अकाउंट में टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन फिक्सचर 800 रुपए का। फिर डेटर लेके चला गया, टू रियलाइजेशन बी 17,200, डेटर ले गया 17,200 में। और एक लाइबिलिटी भी ले लिया क्रेडिटर्स का 6,000 का, बाई रियलाइजेशन 6,000, बाई रियलाइजेशन 6,000। एसेट लेकर चला गया तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, लाइबिलिटी लेकर चला गया कैपिटल बढ़ जाएगा।
2A 6000 क्रेडिटर ले गया, बाई ए 800 प्लस 17,200 18,000 का एसेट लेकर चला गया। एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल। ए ये लेकर चला गया, बी स्टॉक लेकर चला गया, तो बी में टू रियलाइजेशन 7,000 और सन्ड्री एसेट लेके गया 7,200 में, तो बाई बी 7,000 प्लस 7,200। मेरे को कोई बता सकता है ये जो 7,200 दिया हुआ है ये वैल्यू है जिस पर लेके गया है, ये है बुक वैल्यू लेस 10% यानी 90%। तो इसका बुक वैल्यू कितना होगा कोई बता सकता है? इन सन्ड्री एसेट का बुक वैल्यू कितना होगा कोई बता सकता है? जो बी लेकर गया, जो बी लेकर गया उन सन्ड्री एसेट का वैल्यू। वेरी गुड सर, 8,000 रुपीज, 7,200 सर 90% का वैल्यू है, 90% इज 7,200, तो टोटल वैल्यू 8,000 था। 8,000 को वो 90% पे ले गया तो 7,200 पर ले गया, 7,200 पर। अब ध्यान से पहला क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। बैलेंस एसेट सी लेकर चला गया एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, बैलेंस एसेट सी लेकर चला गया, टोटल एसेट है 17,000, सन्ड्री एसेट 17,000, 17,000 में 9,000 बी लेके चला गया तो बचा 8,000, ये ले गया 8,000 को 90% पर इंटू 90% माइनस 100 रुपया अलावेंस, माइनस 100 रुपया अलावेंस, माइनस 100 रुपया अलावेंस, 8,000 का 90% माइनस 100 रुपया, 7,100 पर ये लेकर चला गया, 7,100 पर। बोला जो बचा कुचा सन्ड्री एसेट्स है, अरे शिट, जो बचा कुचा सन्ड्री एसेट्स है वो सन्ड्री एसेट लेकर चला जाएगा मिस्टर सी। यार वो ले जाएगा मिस्टर सी कितना में? 90% ऑफ बुक वैल्यू, 90% ऑफ बुक वैल्यू पे। 17,000 में 8,000 बी लेके गया तो 9,000 बचा, ओ 9,000 बचा ना, 17,000 में 8, 17 था क्या, 17 में 8 लेके चला गया 9,000, तो ये 8,000 होगा, सॉरी 8,000, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 17 में 9,000 नहीं 8,000, 17,000 में 8,000 बी लेकर चला गया तो 9,000 बचा, 9,000 को वो ले गया 90% में और 100 रुपए का अलावेंस, 8,000 हो गया। 8,000 में सी लेकर गया एसेट को, ये क्वेश्चन पूछा है सी सन्ड्री एसेट कितने पर लेके गया है, सी सन्ड्री एसेट कितने पर लेके गया है? आंसर इज 8,000 एंड assumes responsibility to discharge the loan together with interest which has not been recorded in the books। लोन भी टेक ओवर करेगा 1,500 विद 30 रुपए का इंटरेस्ट, तो बाई रियलाइजेशन 1,530 टू सी 1,530, 1,500 का लोन और 30 रुपए का इंटरेस्ट, 1,530। सी बोला हम एक लाइबिलिटी भी लेकर जाएंगे, लाइबिलिटी 1,530। जो बचा हुआ डेटर है, डिसोल्यूशन का एक्सपेंस 270 बाई रियलाइजेशन 270, रियलाइजेशन में 2 कैश 270। अब बचा हुआ डेटर हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया जिसने 50% पे किया, 50%। बचा हुआ डेटर्स कितना? ध्यान से, डेटर है टोटल 24,200, 24,200 जिसमें से 20,000 का डेटर ए लेके गया, ए लेके गया, बचा 4,200, इसका 50%, इसका 50%, 2,100, 4,200 का 50%, 2,100। बचा कुचा डेटर डेट कलेक्टिंग एजेंसीज को हमने बेच दिया।
हमारे पास टोटल डेटर था 24,200, जिसमें से 20,000 ए लेकर चला गया, तो बचा 7,200, सॉरी 4,200। 4,200 का डेटर 50% पे हमने सेल कर दिया, तो 2,100 पे हमने डेटर सेल कर दिया। 2,100 मैं मेरे आंसर लिख रहा हूं, ये 2,100, और एक पूछा था रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स बाय सी, ये हो गया आपका 8,000। 2,100 और 8,000। अब क्वेश्चन बंद करना चालू करो, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो और बांटो, इसको बांटो। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो और इसको डिस्ट्रीब्यूट करो अमॉन्ग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरा लॉस आ रहा है, लॉस बाय कैपिटल लॉस 6,800 का। आप चेक करो तो लॉस कितने का आ रहा है, 6,800 का। ये 3:1:1 की रेशियो में बांट दो। 6,800 को 3:1:1 की रेशियो में बांट दो। मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है क्योंकि मेरे को बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सब। गौतम ने कंफर्म कर दिया, थैंक यू गौतम। 6,800 3:1:1 की रेशियो में। तो मेरे को रियलाइजेशन लॉस का शेयर पूछा था, $6,800। अब फाइनली तीनों का पैसा लेन देन करवाओ। ए का क्रेडिट साइड ज्यादा है, ए का क्रेडिट साइड ज्यादा है, ए को पैसा मिलेगा टू कैश 11420, ए को पैसा मिलेगा। बी का डेबिट साइड ज्यादा है, बी पैसा लेकर आएगा, बी पैसा लेकर आएगा। सी का भी डेबिट साइड ज्यादा है, सी भी पैसा लेकर आएगा। बी और सी पैसा लेकर आएगा और ये पैसा ए को मिल जाएगा। आपका कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, आपका कैश अकाउंट टैली हो जाना चाहिए। ये जो टोटल ऑफ बोथ साइड ऑफ कैश पूछा है ये बेवकूफी है, क्योंकि फाइनली तो ये टैली होना ही है। डिसोल्यूशन का सवाल है, बंद हो रहा है सब कुछ, तो ये टैली होना ही है। बोथ साइड का टोटल क्यों पूछा? वेरी गुड गौतम, वेरी गुड। दिस कंप्लीट्स अवर क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट एट ऑल टफ। एक बेसिक डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाकर सॉल्व किया हमने, बेसिक डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं सिंपली आंसर पुट करूंगा। पहला वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, मैं लिखूंगा रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस इक्वल टू 6,800, 6,800, जिसमें ए का शेयर, ए का शेयर 4080, बी का शेयर 1360, सी का शेयर 1360। अच्छे से आंसर लिखूंगा,
अच्छे से लिखूंगा मैं। व्हाट इज दिस शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन, मैंने प्रॉपरली लिख दिया। 1 मिनट ज्यादा लगेगा, बट ऐसा आंसर मत लिखना जिससे सामने वाले को समझ में नहीं आए क्या बोल रहे हो तुम। ठीक है, मैंने प्रॉपरली लिख दिया। नेक्स्ट, अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स बाय डेट कलेक्टिंग एजेंसी 2100। फाइनल अमाउंट विथ पार्टनर ए, सॉरी नंबर 3 में जाऊंगा मैं वापस। कैश पेड टू ए, कैश पेड टू ए कितना 11,420। कैश पेड टू ए 11,420, ये फाइनल सेटलमेंट है, इससे पैसा आया नहीं, इसको हमने दिया है 11,420। नंबर 4, बोथ साइड्स ऑफ बैंक अकाउंट 11,690, टोटल है 11,690। और लास्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स बाय सी 8,000। ये मेरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ये मेरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। हम लोगों को 29 मिनट्स हुए हैं, 47 मिनट्स हुए हैं। 47 मिनट्स में हमने दोनों क्वेश्चन रेडी कर दिए, फाइनल अकाउंट्स वाला भी रेडी कर दिया, पार्टनरशिप वाला भी रेडी कर दिया। 47 मिनट्स में पहला 2-5 मिनट तो इधर उधर का बात, तो ठीक है 47 मिनट्स में हमने दोनों क्वेश्चन रेडी कर दिए हैं। एग्जाम में आप लोग ये चिंता ना करें कैसे होगा कैसे होगा, टाइम बहुत रहेगा। मैंने कल कितना ज्यादा टाइम देकर भी आपको दिखाया था पेपर कैन बी सॉल्व्ड। ये कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अपने पास अच्छा खासा टाइम रहेगा, टाइम की चिंता ना करें, टाइम की चिंता ना करें। और कम पड़ेगा तो हम लोग थ्योरी लिखेंगे, शॉर्ट में थ्योरी को अच्छे से लिखना सिखाऊंगा अभी, तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। डन। ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन, चलो 4 LAQ में आ जाओ। 4 LAQ, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। ये डिपार्टमेंट का क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, सॉमिल फर्नीचर, सॉमिल और फर्नीचर। क्या क्या क्वेश्चन पूछा है पहले चेक कर लो। क्वेश्चन 4 का ए डिपार्टमेंट, उसमें मेरे से पूछा है नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म, पूरे फर्म का नेट प्रॉफिट, पूरे फर्म का, समझ रहे हो, पूरे फर्म का, जनरल पीएल। इसमें गलती हो गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाना सीधा। 4 में ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ दोनों डिपार्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ग्रॉस प्रॉफिट सॉमिल फर्नीचर। आप फटाफट डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाओ और जनरल पीएल बनाओ, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाओ, जनरल पीएल बनाओ। श्रेष्ठ पहले ये तो करो। श्रेष्ठ ऐसा बच्चा है जो सब कुछ करने से पहले उसको सब कुछ चाहिए। पहले क्वेश्चन 4 कीजिए आप, फिर क्वेश्चन 5 में जाएंगे ना हम। और उतावले मत हुआ कीजिए, उतावला होने से कुछ नहीं होता है, पेशेंस रखिए। मैं करवाऊंगा क्वेश्चन 5 भी आपको, थ्योरी में डिस्कस करूंगा, लिखवाऊंगा नहीं। आप चाहो तो रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, क्योंकि मैं यहां प्रैक्टिस करके क्या करूंगा रिटन में, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। मैं पॉइंट्स बोलूंगा, आपको समझाऊंगा लिखना कैसे है, बट यू विल हैव टू प्रैक्टिस थोड़ा सा एट होम। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे सारे बच्चे, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे सारे बच्चे। मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना के रेडी करो, चलो ट्राई करो। मैं आपको टाइम देता हूं 10 मिनट का, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल रेडी कीजिए और जनरल पीएल रेडी कीजिए फटाफट फटाफट। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा।
ये देखिए मैंने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बना लिया। वो तो बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ जैसा ट्रेडिंग पीएल आप नॉर्मल बनाते हो फॉर्मेट खींचो बना दो। मैंने इस बार ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स वर्ड्स नहीं लिखा, वो आपको लिखने का है। मैंने डिपार्टमेंट सॉमिल का परसेंटेज भी निकाल लिया 20%, वो फर्नीचर डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो मेरे को उसका जीपी चाहिए ताकि मैं स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर सकूं। ओपनिंग स्टॉक फर्नीचर डिपार्टमेंट में 25,000, जिसमें से 75% वुड है। ओपनिंग जीपी 15% लास्ट ईयर का। क्लोजिंग स्टॉक फर्नीचर डिपार्टमेंट का 35,000, जिसमें 75% वुड है और इस साल का जीपी है 20%। ये मेरा क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। टू 237,813 ओपनिंग स्टॉक रिजर्व भूल गया। ये तो फर्नीचर डिपार्टमेंट जो फर्नीचर बनाता है वो वुड से ही बनाता है, और वुड हर बार 100 मिल से ही आता है, तो ये भी 100 मिल से ही आया होगा, ओपनिंग वाला भी। तो ओपनिंग स्टॉक में भी 75% वुड है, जिसके ऊपर 100 मिल ने लास्ट ईयर 15% प्रॉफिट जोड़ा था। 15% लास्ट ईयर जीपी परसेंटेज 15 था, इस साल 20 हो गया है, तो उसके हिसाब से मैंने स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर लिया। ये 10 मिनट का क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी कर रखा है, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैंने ये आपको इसलिए करने दिया कि पहले चेक तो कर लो कि तुम बोलते हो सर इंस्टीट्यूट ये किया वो किया, तुम क्वेश्चन बना पा रहे हो कि नहीं। कॉपी पे तो तुमको बनाना आना चाहिए। तुम अगर कॉपी पे नहीं बनाओगे तो फिर इंस्टीट्यूट का कोई गलती नहीं है। 237,813 नेट प्रॉफिट। और लास्ट वाला क्वेश्चन में मेरे को पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया वो, जीपी ऑफ दोनों डिपार्टमेंट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ सॉमिल इक्वल टू 2,70,000 और ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फर्नीचर इक्वल टू 37,500। दोनों डिपार्टमेंट का जीपी पूछा है, तो मैंने दोनों डिपार्टमेंट का जीपी लिख दिया। सेव एंड नेक्स्ट, डन। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का है, और यहां पर सिर्फ किया क्या है, सब कुछ अलग अलग करके दे दिया। आपको सब कुछ पहले टोटल करना होगा, फिर डेटर अकाउंट बनाना होगा। सब कुछ टोटल करके डेटर अकाउंट बनाना होगा। यह भी क्वेश्चन हमने क्लास में कर रखा है, सेम टाइप का। मिस्टर ए का, बी का, सी का क्रेडिट बैलेंस है। एक बार सी का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, क्या वो भी क्रेडिट आ रहा है, चेक कर लेंगे। डी का डेबिट, ई का डेबिट, ठीक है। फिर नीचे बोला ऑन 31st March A and C also stood in purchase ledger having credit balance 3600 5100। ये लोग डेटर भी है और ये लोग क्रेडिटर भी है, तो म्यूचुअल सेट ऑफ कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ aforementioned facts and additional information relating to the question, you are required to answer the following question. What will be the debit balance and credit balance of debtor ledger adjustment account in general ledger? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है। What will be the closing debit balance of debtor ledger adjustment account in general ledger as on 31st March 20? ओके, ओपनिंग और क्लोजिंग डेट दोनों का बैलेंसेस पूछ रहा है। ओपनिंग का बैलेंसेस तो ऊपर दिया हुआ है, क्लोजिंग का बैलेंसेस हम लोग अकाउंट बना के निकाल लेंगे।
इस क्वेश्चन में एक चीज हमने सीखा था, किसी एक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा था, पहले एक बार चेक कर लो किसी का क्रेडिट बैलेंस अलग से नहीं आ रहा है ना, उसके बाद तुमको यह क्वेश्चन बनाना चालू करना चाहिए। पहले मेरे को ओपनिंग वाला पूछा है, ओपनिंग बैलेंस तो मैं दे ही पाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट, क्या क्वेश्चन बोला है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल। तो डेबिट बैलेंस में 4 जन है, ए का 25,000, बी का 18,000, डी का 39, ई का 22 और क्रेडिट बैलेंस में एक जन है सी। क्रेडिट बैलेंस में सिर्फ एक जन है सी। ये हो गया 1,04,000 और ये हो गया 4,500। पहला आंसर निकल गया। पहला आंसर हमसे पूछा ओपनिंग बैलेंस बताओ डेबिट क्रेडिट का। अब दूसरा पूछ रहा है क्लोजिंग बैलेंस बताओ डेबिट क्रेडिट डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का। पहला हमको पूछा ओपनिंग एंड क्रेडिट क्लोजिंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है ओपनिंग डेट का। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है क्लोजिंग बैलेंस बताओ, डेबिट बैलेंस पूछा है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस बताओ डेटर लेजर एडजस्टमेंट का इन जनरल लेजर। सिर्फ डेबिट बैलेंस पूछा है, सिर्फ डेबिट बैलेंस। इसके लिए तो हमको अकाउंट बनाना होगा, अकाउंट, और अकाउंट में मेरे को हर चीज टोटल कर करके पुट करना होगा। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, डेबिट बैलेंस हो गया 1,04,000, क्रेडिट बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 4,500। अब टू जीएलए अकाउंट बाई जीएलए अकाउंट, टू जीएलए अकाउंट बाई जीएलए अकाउंट, एक एक करके सिर्फ पुट करना है। सबसे पहला फिगर है सेल्स, टोटल कर लो सेल्स का, टोटल कर लो सेल्स का। सेल्स का टोटल है 997, 997, डेटर बढ़ जाएगा 997। फिर सेल्स रिटर्न टोटल कर लो। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में हमेशा टोटल पुट करते हैं हम लोग, टोटल 35,100। नेक्स्ट कैश कलेक्टेड, कैश एंड बैंक 186, 152, 195, 42, 225, 8 lakhs, कैश कलेक्टेड 8 lakhs। ई का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, गौतम बोल रहे हैं सर ई का क्रेडिट बैलेंस है। ओके, माल बेचे कम है, पैसा ज्यादा आया हुआ है, पैसा ज्यादा आया हुआ है, ई का क्रेडिट बैलेंस गौतम बोल रहे हैं, देख लेंगे हम लोग। बिल रिसीव्ड बीआर 48, 41, 38, 32 और कुछ नहीं है 159। डिस्काउंट अलाउड 9, 7, 8,500, 900, 11, 200, 36, 600। बैड डेट्स 16,000। बीआर डिसऑनर डेटर बढ़ जाएगा 11 प्लस 8,500 प्लस 13,000। बीआर डिसऑनर 32,500। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, डेटर पर इंटरेस्ट हमने जोड़ा है, डेटर बढ़ जाएगा 800, 300, 1100, 900, 2,000। फिर म्यूचुअल सेट ऑफ 2 जन हमारे क्रेडिटर भी है, तो म्यूचुअल सेट ऑफ डेटर कम कर देता हूं और उधर क्रेडिटर भी कम कर दूंगा, ये म्यूचुअल सेट ऑफ।
मैं सिंपल पहले लिखते जाऊंगा। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कुछ नहीं है रे, डेटर क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, डेटर क्रेडिटर अकाउंट, सीधा वाला उल्टा वाला। जनरल लेजर में डीएलए अकाउंट, सीएलए अकाउंट, सीधा वाला अकाउंट। डीएलए में जनरल लेजर उल्टा वाला, डीएल में जनरल लेजर एडजस्टमेंट उल्टा, सीएल में जनरल लेजर एडजस्टमेंट उल्टा। तो आपको सिर्फ देखना है वो सीधा वाला के बारे में पूछ रहा है कि उल्टा। यहां मेरे को डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के बारे में पूछा, डेटर अकाउंट के बारे में पूछा, यानी सीधा वाला पूछा, सीधा वाला। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं, किसी का तो क्रेडिट बैलेंस नहीं है ना। 22,000 ओपनिंग था, 2,16,000 का माल बेचा, -7,500 -225 -11,200। ई का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 2 बैलेंस सीडी। ई का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 5,700। ई का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ई को हमने माल कम बेचा है, पैसे ज्यादा आ चुके हैं, ई से एडवांस आ चुका है, एडवांस। डी का मैं देख पा रहा हूं 39 + 38 -42 -32 -900 -16,000 +13,000 +900। इसका जीरो हो गया। मिस्टर डी का तो जीरो बैलेंस हो गया। 4,500 +260 इधर 15 195 38 8,500, फिर क्या था 8,500 ऐड कर दो, 300 ऐड कर दो। इसका भी डेबिट बैलेंस। बाद बाकी सबका डेबिट बैलेंस है, सिर्फ ई का क्रेडिट बैलेंस है, सिर्फ ई का। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन क्लास में भी सॉल्व किया था, जहां पर हमने पहले कैलकुलेट नहीं किया, बाद में जाकर पता चला कि एक का क्रेडिट बैलेंस है। ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में भी सॉल्व कर रखा है, जहां एक डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो मेरे को सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाते समय उसको पुट करना होगा 81,300, 81,300। अगर किसी को अलग अलग बैलेंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो 5 कॉलम बना लो, ए बी सी डी ई और एक टोटल। टोटल वाला तुम्हारे आंसर में आ जाएगा और ए बी सी डी ई इंडिविजुअल बैलेंस निकल जाएगा। तो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस तुमको समझ में आ जाएगा। तुम चाहो तो 6 कॉलम बना लो, ए बी सी डी ई और टोटल, सबका इंडिविजुअल लिखते जाओ और फाइनल में टोटल लिखते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें एक जन का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है एंड में, जो हमको अलग से शो करना होगा, नहीं तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। 81,300 क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस हमने निकाल लिया था। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है 81,300। क्रेडिट बैलेंस पूछा नहीं, पूछता तो 5,700। डेबिट बैलेंस 81,300, क्रेडिट बैलेंस 5,700। आप लोग पुट कर दो, आप लोग पुट कर दो इसको। अगर मैं नंबर 2 में पुट करूं, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस पूछा है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस 1,04,000, क्रेडिट बैलेंस 4,500। ये पहला हो गया, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। और लास्ट वाला क्वेश्चन में आपसे वापस पूछ रहा है क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 81,300, 81,300 क्लोजिंग डेबिट बैलेंस 81,300। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी बच्चे को दिक्कत होती है तो वो यही क्वेश्चन कॉलमनर वाइज बना लो, ए बी सी डी ई और टोटल। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आपको इंडिविजुअली सबका दिखाई दे जाएगा, वो कर सकते हो आप।
ये क्वेश्चन थोड़ा उस तरीके से टेक्निकल था, बिकॉज साइलेंट था डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस को लेकर क्लोजिंग डेट पे। उस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, यू नीड नॉट अटेम्प्ट इन एग्जाम। बट अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट करना चाहता है तो जैसे अब इसमें पहला वाले में क्वेश्चन पूछा है, कैसे ये 4 मार्क का क्वेश्चन दिया है गॉड नोज। पहले वाले में पूछा है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताओ। आप जानते हो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ए का कॉस्ट है 40, एनआरवी 28, तो 28। बी का दोनों सी सेम है तो 32। सी का कॉस्ट है 16, एनआरवी है 24, तो 16। 28 प्लस 32 प्लस 16, 76 आ गया वैल्यू। 76 आ गया वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में आपको पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताइए फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एक एक को, ए का कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, बी का कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, सी का कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो तीनों में जो लोअर होगा वो लेकर आप टोटल कर लो। अब लिखना कैसे चाहिए सर? अब क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इज्जत देना चाहिए। आपको ऐसे लिखना चाहिए एज पर AS2, एज पर AS2। ठीक है, ये मैं ऐसे लिखता हूं, एज पर AS2 क्लोजिंग स्टॉक शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक shall be valued at cost or NRV whichever is lower। अब इसके बाद लिखो therefore value of closing stock equal to पहले वाले का कितना 28 प्लस 32 प्लस 16 इक्वल टू 76। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे 4 मार्क के लिए। ये दे दिया है आपको, बट ऐसा एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये पहला क्वेश्चन बोला बताओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। मैंने बोला कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। 76 थोड़ा सा इज्जत देकर लिखा सो दैट सामने वाले को समझ में आए। सेव एंड नेक्स्ट। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर AS2। देखो ये सब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आप लोग ने पढ़ नहीं रखी है, ना लर्न करना पॉसिबल है। ये सब क्वेश्चन आप एग्जाम में ना अटेम्प्ट करें। AS वाला क्वेश्चन आप एग्जाम में ना अटेम्प्ट करें। AS का क्वेश्चन एक ही जगह पर आएगा एग्जाम में, आपके पास 2 चॉइसेस है, तो वो एक छोड़ भी देंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर चॉइस है। उसको पढ़ने के लिए जितना टाइम और जितना एफर्ट देना होगा और उसमें जितने डायनामिक क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे बढ़िया है आप कोई भी दूसरे 4-5 टॉपिक को प्रॉपरली फटाफट रिवाइज कर लो। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछोगे एज पर AS2, बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी बताइए फॉर इन्वेंट्री। नंबर 2, जो इन्वेंट्री आपका डिफरेंट टाइप का है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, उसका क्लासिफिकेशन करके हर का वैल्यू बताइए कितना है। तो आपको इन्वेंट्री को क्लासिफाई करना पड़ेगा इनटू रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, कंज्यूमेबल्स, और इन्वेंट्री के लिए आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी। बट दीज क्वेश्चंस आर नॉट टू बी अटेम्प्टेड इन एग्जाम, क्योंकि ये आप कितना भी लिख लो, कितना भी लर्न कर लो, कभी भी याद नहीं रहने वाला है। सो मैं आगे चलता हूं। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन पूछे, आपको इसका मार्क्स दिया है 5 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 5 ऊपर दिया हुआ है। 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप 7 to 8 पॉइंट्स, अगर उससे कम है तो जितना है उतना, या 7 to 8 पॉइंट्स अगर आप प्रॉपरली लिख देते हो, दैट इज मोर देन एनफ। मैंने आपको एक चीज थ्योरी में ये जरूर सिखाई है कि आप हमेशा पॉइंट वाइज लिखोगे। जैसे पॉइंट नंबर A, ये फास्ट है, फास्ट लिख के आप
इसका जो अंदर वाला ज्ञान है वो लिख दोगे। इस तरीके से करके आप हर पॉइंट के लिए 1 से 2 लाइन लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। जितना आपको पॉइंट याद है उसको पॉइंट बाई पॉइंट नीचे नीचे लिखते जाइए। प्लीज पैराग्राफ फॉर्म में आंसर्स मत लिखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट में आंसर्स फॉर्म कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट में आंसर फॉर्म कीजिएगा। अगर आप चारों प्रैक्टिकल कर लेते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट हो सकता है आपको थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ जाए, बिकॉज कोई प्रैक्टिकल हो सकता है आपको ना ही आए। तो थ्योरी अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट बेकार की बातें थ्योरी में लिखकर अपना टाइम वेस्ट मत करना, और बेकार की बातें लिखोगे तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। अगर मान लो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के फीचर लिख रहे हो, आपको 5 मार्क्स के लिए 6-7 पॉइंट याद है, तो पॉइंट का प्रॉपर हेडिंग देके हर के अंदर 1 से 2 लाइन, 1 से 2 लाइन, 1 से 2 लाइन, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। ऐसे करके अगर आप प्रॉपर्ली 7 to 8 पॉइंट्स भी अच्छे से लिख के आते हो तो 5 में 4 तो वो आपको दे ही देगा, अगर आपने आंसर सही लिखा है तो। इधर उधर बेकार पॉइंट्स लिखे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स मिलेंगे। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए कुछ बेसिक बात मैं बता रहा हूं, टाइपिंग करना पड़ेगा तो इट मे टेक योर टाइम, बट अगर आप थोड़ा शांति से टाइप करोगे, पैनिक नहीं करोगे, तो देखोगे आपका हाथ और दिमाग दोनों साथ साथ चलेगा। नंबर 2, छोटे छोटे पॉइंट्स में आंसर लिखना है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स में नहीं लिखना है। नंबर 3, एक लिमिट से ज्यादा नहीं लिखना है और बेकार की बातें नहीं लिखनी है। आता है तो टू दी पॉइंट लिखेंगे, नहीं आता है तो लास्ट में देखेंगे क्या करना है। लास्ट में बैठे हैं, 10-15 मिनट है, जो मन तो लिखो, जो मन सो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बिफोर दैट अगर आपको लगता है नहीं आता है मेरे को, तो आप उस पर टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। जब लिखोगे हमेशा आंसर टू दी पॉइंट लिखोगे। 5 मार्क के लिए 7 to 8 पॉइंट्स आर एनफ, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। अगर सर मान लो बुक में ही 5 पॉइंट है तो आप 5 पॉइंट ही लिखो ना, क्या दिक्कत है? आपको बढ़ाना कुछ नहीं है, जितना है उतना ही लिखना है। इज इट क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा टाइपिंग प्रैक्टिस आपको लगेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, ये क्वेश्चन और नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में 5 क्वेश्चन है ना, उनको टाइप करने की प्रैक्टिस कीजिए। इतना सा ही क्वेश्चन अगर आप टाइप कर लोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करना है। इसमें पूछा टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। इस तरीके से इनलैंड बिल 2 लाइन उसके लिए, फॉरेन बिल 2 लाइन उसके लिए। इस तरीके से अगर आप अपने आंसर लिखते हो, दैट इज मोर देन एनफ, दैट इज मोर देन एनफ। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एरर्स नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। नंबर ए, एरर ऑफ ओमिशन, omitting the transaction to be recorded in journal or ledger. Number 2, error of principle, mistakes in fundamentals of accounting like treating revenue expenditure as capital expenditure or capital expenditure as revenue expenditure. Compensating error, when the effect of one error is compensated by the effect of a new error, it is known as compensating error. Error of commission, error of commission are error due to clerical errors. They can be like writing on the wrong side of an account or doing wrong total of account or wrong posting of an account. इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है। तो आप 4 पॉइंट लिखोगे। पॉइंट ए, एरर ऑफ ओमिशन, 1 लाइन उसके लिए। पॉइंट बी, एरर ऑफ कमीशन, 1 से 2 लाइन उसके लिए। पॉइंट सी, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, 2 लाइन उसके लिए। उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे आप। और ये सब चीजें टू दी पॉइंट लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। बेकार की बात लिखेंगे तो सामने वाला पढ़ेगा ही नहीं। नंबर सी है सरप्लस कैपिटल मेथड, HRCM। जिस पार्टनर का सबसे हायर कैपिटल है इन एज कंपेयर टू द रेशियो ऑफ PSR, उसको सबसे पहले पैसा मिलेगा, एंड देन दी अदर पार्टनर्स विल बी गेटिंग द मनी। तो वो HRCM को शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। नंबर 4, बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, सेग्रीगेशन ऑफ वर्क हो जाता है। आप डिपार्टमेंट वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हो, जो कैपिटल आपने दिया था उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हो। डिपार्टमेंटल मैनेजर का अप्रेजल या जो उनका कमीशन वगैरह उनको देना है, उसका कंप्यूटेशन उसके बेसिस पे हो सकता है। 3 मार्क्स का है, 4-5 पॉइंट आपने लिखा, पॉइंट लिखा, उसके अंदर 1 लाइन लिखा, मोर देन एनफ। तो थ्योरी क्वेश्चन के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। 3 मार्क के लिए अगर मैं 1.8 मिनट करके करूं तो 6 मिनट्स आपके पास है। 6 मिनट्स में आप ट्राई करोगे ना तो आप आराम से 6, 7, 8 लाइंस लिख पाओगे उस आंसर से रिलेटेड। आपको उतना ही लिखना है, उतना ही लिखना है। प्लीज इधर उधर की बात ना करें, प्लीज इधर उधर की बात ना करें। इधर उधर की बात अगर करने लगेंगे आप टाइम वेस्ट करेंगे, पेपर भी खराब होगा और आंसर में मार्क्स भी प्रॉपर नहीं मिलेगा।
तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर एमटीपी जो नया इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है। अब मैं थ्योरी क्वेश्चन आपके साथ बैठ के लिखूंगा नहीं, बट आई एडवाइज जो ये 5-6 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आपको दिए, थोड़ा सा इनका प्रैक्टिस करो, रिटन प्रैक्टिस। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता है कहां मिल जाएंगे, हमारी समरी मैट में मिल जाएंगे। हर चैप्टर में आप जाओगे तो थ्योरी का भी मैंने आंसर दे रखा है, जो जो थ्योरी पोर्शंस है उनको जाकर अगर आप प्रॉपर्ली रीड करोगे और पॉइंट्स में आंसर फ्रेम करोगे, दैट इज मोर देन एनफ। जब आंसर फ्रेम करते हो टाइम को चेक करो, मेरे को कितना टाइम लग रहा है। अगर एग्जाम में थ्योरी लिखना पड़ गया तो मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया है, मेरे को टाइम से मैं आराम से लिख पाता हूं। सर थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गया तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मेरे को नहीं लगता इंस्टीट्यूट ज्यादा नाटक करेगा, बिकॉज टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, उसको पूरा तरीके से ठीक करना इज नॉट पॉसिबल। इंस्टीट्यूट ये नहीं देखना चाहता आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है या आप टाइपिंग में एरर करते हो या नहीं। इंस्टीट्यूट आपसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज पूछ रहा है। थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो तो उनको ठीक करने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। थोड़ा बहुत होगा, ये चीज दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने बोला, सजाने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद ये आना चाहिए फिर इंटर मार के ऐसे लिखो, वो उतना सजाने का जरूरत नहीं है हम लोगों को। फाइनल अकाउंट सिंगल एंट्री एनटीओ में से 2 लग रहा है देता ही है, नॉर्मली देता है 3 में से 2 देता है। छोटे बड़े क्वेश्चन सब टाइप के मिला के ये 3 में से 2 या तीनों कभी कभी दे देता है एग्जाम में, छोटा बड़ा क्वेश्चंस मिला के। तो फाइनल मैं बोल रहा हूं, अपने को सबसे पहले सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन डी और लास्ट में सेक्शन सी करना है। सेक्शन ए में 1 to 20 फटाफट पढ़ते जाएंगे, जो आएगा उसी समय टिक कर देंगे, जिसमें डाउट है उसमें मार्क करके मार्क एंड रिव्यू एंड नेक्स्ट में चले जाएंगे, जो नहीं आ रहा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ऐसे करके सेक्शन ए और सेक्शन बी आप कम से कम टाइम में जितना सॉल्व कर सको दैट इज गुड। एक आपके दिमाग में रहेगा मैंने इतने टाइम में इतना कर दिया है। फिर सेक्शन डी का क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो उसको पहले बना लो, 12 मार्क कंप्लीट करो। लास्ट में सेक्शन सी में जाओ, सेक्शन सी में पहले 6 क्वेश्चन लिख लो, क्या पूछा है क्या पूछा है, उसके हिसाब से जो बेस्ट आपको आता है आप उसको आंसर करना एक एक करके शुरू करो। आपको पूरा पूरा क्वेश्चन पहली बार में नहीं पढ़ना, पहली बार सिर्फ चेक करो किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, सो दैट आप समझ सको आपको पहले कौन सा अटेंड करना है। एमसीक्यू चेक कर लो ना, कोई लेफ्ट था तो पूछ लो, मतलब मैंने तो सब डिस्कस कर लिया था, बच्चों ने बोला था सर एक छोड़ के दिखाना, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ था जिसमें कोई दिक्कत था। ईच डिपार्टमेंट इज नोन एज एक्टिविटी सेंटर। हाँ, डिपार्टमेंट एक्टिविटी सेंटर है, एक्टिविटी सेंटर जो कामकाज करता है। यहां पे कॉस्ट भी होते हैं, रेवेन्यूज भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, तो ये एक्टिविटी सेंटर बोलेंगे। ईच डिपार्टमेंट इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्टिविटी सेंटर। बाद बाकी सारा हमने डिस्कस कर लिया था, आप चेक कर लो, कुछ बचे तो पूछ लेना। This completes my discussion on the mock test paper given by institute। ठीक है, कोई नया मॉक टेस्ट पेपर आएगा उसको भी अपने लाइव सॉल्व करेंगे। कंपनी अकाउंट्स का भी मॉक टेस्ट पेपर मैं लाइव सॉल्व करवाऊंगा। आप नवीन क्लासेस के चैनल से जुड़े रहो, सो दैट नोटिफिकेशन आते ही आप उसको लाइव कर सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा। नहीं श्रुति, वो डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछ रहा था। डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट क्या कहलाता है। ईच डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज एक्टिविटी सेंटर। ये कॉस्ट का क्वेश्चन है, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, एक्टिविटी सेंटर, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स बोलते हैं। कॉस्ट सेंटर जिसमें सिर्फ खर्चा लगता है, प्रॉफिट सेंटर जो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों लगता है, प्रॉफिट्स आता है, एक्टिविटी सेंटर जो कुछ कामकाज करता है। डन, बाय।